नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी के सपा पर किए गए हमले की, शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव की, और इसके अलावा हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से आई सियासी सुनामी की, और आखिर में बात उस हैरान करने वाली कानूनी चूक की जिसकी वजह से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस के मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सपा और कांग्रेस महिला विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले सीएम योगी। लद्दाख के लोगों की आवाज दबाई गई, अधिकार कुचले गए, राहुल का मोदी सरकार पर हमला। दिल्ली से लखनऊ आते ही सपा ने रंग बदला, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। शिल्पी हत्याकांड के पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे अखिलेश यादव, 5 लाख की मदद दी। पुणे के कोडवा में क्लोरीन गैस लीक, 24 लोग अस्पताल में भर्ती। पंजाब में आईएसआई से जुड़े जासूसी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़, फिरोजपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में अचानक तेज बारिश, यमुना बिहार समेत कई इलाकों में ओले गिरे। संजय कपूर के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज, प्रिया कपूर को झटका, करिश्मा को बड़ी राहत। सोने चांदी में आज आई जबरदस्त तेजी, 2225 रुपए की बढ़त के साथ 1,51,275 रुपए पहुंचा गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 583 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत आज एक बार फिर उबाल पर रही। मौका था उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का, जिसकी शुरुआत ही हंगामे, नारेबाजी और जबरदस्त सियासी घमासान के साथ हुई। सत्र का पहला दिन था और विपक्ष ने सदन के भीतर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालने आए, नज़ारा पूरी तरह बदल गया। सीएम योगी ने महिला सम्मान और आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा तड़कता भाषण दिया कि पूरा सदन सन्न रह गया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जो लोग जन्मजात महिला विरोधी हैं, वे आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। दरअसल सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने बेल में आकर शोर शराबा शुरू कर दिया। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि यह सत्र आधी आबादी यानी प्रदेश की महिलाओं को समर्पित है। उन्होंने विपक्ष के विरोध को उनकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि उनका चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, वो सबसे पहला अभियान चला था। जनधन स्कीम आज़ादी के बाद पहली बार हुआ जब महिलाओं के बैंक में खाते खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उनका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खोल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं। आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी।
वो लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के शासनकाल को याद दिलाते हुए एक बेहद तीखा नारा उछाला, देख सपाई बिटिया घबराई। उन्होंने कहा कि सपा के दौर में महिलाएं शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में डरती थीं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इतिहास के पन्नों से उन घटनाओं को निकालकर सामने रखा जिन्होंने कभी लोकतंत्र को शर्मसार किया था। जी हां, स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सीएम ने याद दिलाया कैसे एक दलित बेटी के साथ अभद्रता की गई थी। उन्होंने कहा उस समय भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा की थी, जबकि सपा के गुंडे हमलावर थे। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी। यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। वहीं राजूपाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि सपा नेता एक विधवा के आंसू तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे माफियाओं के सामने नतमस्तक थे। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा? यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड
और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है। वहीं विपक्ष के दौरे रवैये पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली सपा और कांग्रेस लखनऊ आते ही समर्थन का नाटक कर रही है। उन्होंने तंज कसा, आप लोगों के आचरण को देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाएगा। दिल्ली में कुछ और, लखनऊ में कुछ और, आखिर जनता को कितना गुमराह करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं वे आज किस मुंह से आरक्षण की बात कर रहे हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा कि आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? आपको बता दें, इन आक्रामक तेवरों के बीच सीएम योगी ने अपनी सरकार का काम भी गिनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने नारियों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पहले मासूमों की मौतें होती थीं और सरकारें सोती थीं। आज डबल इंजन सरकार ने दिमागी बुखार से होने वाली मौतों को शून्य कर दिया है। 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और करोड़ों घरों में शौचालय देकर महिलाओं को खुले में शौच की मजबूरी और असुरक्षा से मुक्ति दिलाई गई है। 65 लाख गरीब परिवारों को घर दिए गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। वहीं भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने बेहद शायराना और कड़े अंदाज में कहा कि जो लोग अपने काले कर्मों से राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। उन्होंने सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों ने हमेशा नारी शक्ति का अपमान किया है। कुल मिलाकर आज का विशेष सत्र पूरी तरह से सीएम योगी के नाम रहा। उन्होंने न केवल विपक्ष के हंगामे को शांत किया बल्कि पुराने कांडों की याद दिलाकर सपा और कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। सदन में गूंजते जय श्री राम और नारी शक्ति जिंदाबाद के नारों के बीच ये साफ हो गया कि 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा और सम्मान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब देखना यह है कि विपक्ष सीएम के इन तीखे हमलों पर जवाब किस तरह देता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज हरदोई की गढ़ी रसूलपुर गांव केंद्र बिंदु बन गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मल्लामा पहुंचे, जहां उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाले शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने न केवल परिवार को ढांढना बनाया बल्कि 5 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए योगी सरकार की बुलडोजर नीति और कानून व्यवस्था को लेकर ऐसे सवाल दागे कि लखनऊ तक हड़कंप मच गया। भारी सुरक्षा बल के बीच पहुंचे अखिलेश ने साफ कहा कि इस सरकार में न्याय का पैमाना जाति वर्चस्व देखकर तय होता है। शिल्पी कुशवाहा के घर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अखिलेश यादव ने मृतक शिल्पी के माता पिता और भाई से बात की। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिवार की व्यथा सुनने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए तीखे वार किए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के कारण बेटी की जान गई। परिवार को स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कानून की बात है
बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंतर्गत हुआ जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं और सीबीआई की मैं मांग करता हूं और पत्र लेकर के भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। इतना ही नहीं, बुलडोजर पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज में तो 10 मिनट में गैंगस्टर लग जाता है और घर गिरा दिए जाते हैं, तो हरदोई में सरकार का बुलडोजर क्यों सो रहा है। अखिलेश ने पूछा कि आखिर सरकार यहां लंगड़ा ऑपरेशन और बुलडोजर कार्रवाई से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने फतेहपुर, प्रतापगढ़ और गाजीपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वर्चस्ववादी लोग बेटियों की जान ले रहे हैं और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी हुई है। दरअसल 13 अप्रैल की शाम 26 वर्षीय शिल्पी कुशवाहा अपने घर से कूड़ा डालने निकली थी। इसी दौरान गांव के ही दबंग ऋषभ द्विवेदी ने उस पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि शिल्पी खुद पुलिस के पास गुहार लगाने गई थी, लेकिन थानेदार और सीओ ने उसकी एक न सुनी। मामले में ऋषभ और उसके पिता प्रमोद द्विवेदी जेल में हैं। आरोपी ने अफेयर का दावा किया था, लेकिन परिवार इसे वर्चस्व और गुंडागिर्दी का मामला बता रहा है। मां ने कहा, हमें सिर्फ फांसी चाहिए, उनके मकान पर बुलडोजर चले और उनकी जमीन नीलाम हो, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने विकास और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि हमने 2016 में ही आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सुकोई और मिराज जैसे प्लेन उतरवा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है वो हमारी नकल है। उन्होंने दावा किया कि आगरा एक्सप्रेसवे आज भी गंगा एक्सप्रेसवे से कहीं बेहतर है। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि बिल पास हो, ये सिर्फ दिखावा है। अखिलेश ने याद दिलाया कि उन्होंने महिलाओं की मदद के लिए 1090 हेल्पलाइन बनाई थी, जिसे इस सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव का ये दौरा आसान नहीं था। इससे पहले 23 अप्रैल को सपा के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने संडीला के पास ही रोक लिया था और कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया था। जनता के भारी आक्रोश और सपा के दबाव के बाद 28 अप्रैल को मनलावा कोतवाली शिवकांत पांडे को सस्पेंड किया गया। वहीं आज भी अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने हरदोई की धरती से ये साफ संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी अब सड़क से लेकर सदन तक बेटी बचाओ के नारे की असलियत उजागर करेगी। परिवार की फांसी और बुलडोजर की मांग ने सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी सरकार इस मामले में भी वही कठोर न्याय दिलाएगी जो वह अन्य मामलों में दिखाती है, या फिर अखिलेश की सीबीआई जांच की मांग राजनीति की बैंड चढ़ जाएगी। फिलहाल हरदोई का ये कांड अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले चुका है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर महीनों से चल रहा सियासी महाकुंभ बीते दिन खत्म हो गया। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही अब सबकी नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल 2026 के आंकड़ों पर। जी हां, बंगाल की खाड़ी से उठा सियासी ज्वार अब ईवीएम में कैद है, जिसका आधिकारिक फैसला 4 मई को आएगा। लेकिन इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सर्वे यानी एग्जिट पोल्स ने बंगाल की राजनीति में सुनामी ला दी है। चुनावी पंडितों से लेकर सट्टा बाजार तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस बार खेला भारतीय जनता पार्टी कर देगी। आइए जानते हैं इस बात को। दरअसल विभिन्न दिग्गज सर्वे एजेंसियां जैसे मेट्राइज, वोटवाइव और चाणक्य के आंकड़े सामने आते ही टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई।
294 सीटों वाली विधानसभाओं में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है और एग्जिट पोल के नतीजे कुछ इस तरह इशारा कर रहे हैं। मैट्राइज का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलने की उम्मीद है। चाणक्य का दावा कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होगी, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 130 से 140 सीटों पर सिमट सकती है। वोटवाइन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गठबंधन 125 से 140 सीटों के बीच संघर्ष करता दिख रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी न केवल सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, बल्कि अपने दम पर सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि जनाधार की भी है। वोट प्रतिशत के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने दीदी को पछाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 42.5% वोट शेयर, टीएमसी को 40.8% वोट शेयर। लेकिन आपको याद दिला दें, 2021 के चुनाव में भी अधिकांश एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाकर सबको चौंका दिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा या भारतीय जनता पार्टी वाकई में सोनार बंगला के अपने वायदे के साथ सत्ता के सिंहासन पर बैठेगी। वहीं दूसरी तरफ सटीक भविष्यवाणियों के लिए मशहूर इंदौर का सट्टा बाजार भी इस बार बंगाल चुनाव पर मेहरबान है। सटोरियों के मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता सरकार की रवानगी तय है। सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 145 से 161 सीटें दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सटोरियों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 148 तो पार करेगी, लेकिन 151 तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इंदौर के सर्राफा बाजार की माने तो इस बार दांव बदलाव पर लगा है। वहीं इन एग्जिट पोल्स पर टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से करारी हार मिलेगी। मित्रा ने दावा किया कि ममता बनर्जी 200 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगी। उन्होंने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें केवल मनोरंजन करार दिया। आपको बता दें, इस बार चुनाव में रैलियों और पदयात्राओं का जो सैलाब दिखा, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी और 44 डिग्री के तापमान में भी नेताओं ने पसीना बहाया। ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी बनकर 65 से 70 रैलियां और पदयात्राएं की। रोड शो के चालक अमित शाह ने 25 से 30 बड़े कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पीएम मोदी ने 18 से 20 विशाल जनसभाओं के जरिए डबल इंजन सरकार का मंत्र दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल की गलियों से लेकर पहाड़ों तक इस बार बदलाव की बयार है या दीदी का जादू बरकरार है, इसका अंतिम फैसला 4 मई को होगा। फिलहाल एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना दिया है, तो वहीं टीएमसी साइलेंट वोटर के भरोसे अपनी जीत पर दावा करने पर लगी है। 4 मई की सुबह जब ईवीएम खुलेंगी तब पता चलेगा बंगाल की असली किंग कौन। खैर, इस जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। पूरे देश को दहला देने वाला राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने कानून और इंसाफ की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिस कत्ल की मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी थी, उसे शिलांग की एक अदालत ने 11 महीने बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि सोनम को ये राहत किसी बेगुनाही के सबूत पर नहीं, बल्कि मेघालय पुलिस की एक ऐसी बड़ी गलती की वजह से मिली है जिसे सुनकर कोई भी सिर पकड़ ले। जी हां, शिलांग के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जब जमानत पर सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस की तफ्तीश की परत खुल गई। संगीन कत्ल के इस मामले में पुलिस ने सोनम के अरेस्ट मेमो में धाराओं का ऐसा झोल किया कि पूरा केस ही पलट गया। पुलिस को हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103 लगानी थी, लेकिन दस्तावेजों में 10 धारा 4031, जिसके बाद कानूनन सोनम पर पति के कत्ल की जगह संपत्ति की बेईमानी से दुरुपयोग करने का आरोप दर्ज हो गया। कोर्ट इसे आरोपी के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना। कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को सही कारणों की जानकारी नहीं दी गई, जो जमानत का ठोस आधार है। इसके अलावा पुलिस का यह भी साबित नहीं कर पाई कि गाजीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सोनम को कानूनी सहायता मुहैया कराई गई थी या नहीं। पुलिस ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जिसके बाद सोनम के पिता देवी सिंह ने 50,000 रुपए का मुचुल्का भरकर सोनम को जेल से बाहर निकाला है। हालांकि कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं, जैसे सोनम को शिलांग जिला छोड़ने की अनुमति नहीं है, उसे हर पेशी पर हाजिर होना होगा और गवाहों से दूरी बनाए रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में रह रहे राजा के परिवार के लिए एक खबर किसी सदमे से कम नहीं है। राजा की मां, जो महीनों से न्याय की आस में बैठी थीं, अब पूरी तरह टूट चुकी हैं। उन्होंने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर ली है। वहीं राजा के भाई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सोनम को जमानत मिलने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस की महज एक टाइपिंग मिस्टेक एक खौफनाक कत्ल की मास्टरमाइंड को सजा से बचा देगी। वहीं अब इस केस के अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीद जग गई है, जिससे ये हाई प्रोफाइल केस अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही ने एक बड़ी तफ्तीश को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखना यह होगा कि क्या मेघालय पुलिस अपनी गलती सुधार पाती है या फिर राजा का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहेगा। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कैसे एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति और महिला सम्मान के नाम पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में शिल्पी कुशवाहा और राजा रघुवंशी जैसे परिवारों के लिए इंसाफ की राह अब लंबी और पथरीली नजर आ रही है। चाहे वो बंगाल के एग्जिट पोल्स का उत्साह हो या फिर पुलिस की कागजी लापरवाही से मुलजिम को मिलती राहत, लोकतंत्र और कानून की ये लड़ाई हर मोड़ पर एक नया सवाल छोड़ रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।